नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पृथ्वी के अंतर्जनित बलों के प्रभाव के कारण बनने वाली कुछ प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में जाना। इसमें हम लोगों ने ज्वालामुखी और भूकंप के प्रभावों के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग बहिर्जनित बल के कारण जो पृथ्वी पर स्थल रूपों में विकास होता है, जो नए नए स्थल रूप बनते हैं, उनके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो जो बहिर्जनित बल है, उनके कारण जो पृथ्वी के स्थल रूपों में विकास होता है वह मुख्यतः 4 कारकों से होता है, जिसके बारे में हम एक एक करके आपके साथ चर्चा करेंगे। ये 4 कारक हैं: नदी, पवन, हिमनदी और समुद्री तरंग। नदी, पवन, हिमनदी और समुद्री तरंग। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नदी के कार्य की। नदी के कार्य क्या है और नदी के द्वारा किस प्रकार पृथ्वी पर नए नए स्थल रूप बनते हैं और पुराने स्थल रूपों का विकास होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आपके साथ हम लोग करेंगे। इन चारों को, नदी, पवन, हिमनदी और समुद्री तरंग को, हम लोग अपर्दन के कारक भी कहते हैं। अब आपको मैं बतलाऊं कि अपर्दन और निक्षेपण होता क्या है। पहले इसके बारे में हम लोग जान लें। अपर्दन हम लोग कहते हैं काट छांट की प्रक्रिया को। नदी के द्वारा काट छांट की प्रक्रिया, जिधर से नदी होकर बहती है, वो चट्टानों को काटती छांटती है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है। इस क्रिया को हम लोग अपर्दन कहते हैं। और अपर्दन के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े जमा होते हैं, उनको कहीं पर जा कर के जमा कर देने की क्रिया निक्षेपण कहलाती है। निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। तो इन 2 क्रियाओं के द्वारा मुख्यतः नदियाँ अपना काम करती है। एक बहुत ही मनोरंजक बात आप लोगों को मैं बतलाऊं कि जिस प्रकार मनुष्य जवान होता है, प्रौढ़ होता है, फिर बूढ़ा होता है, उसी प्रकार नदी की भी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक युवावस्था, एक प्रौढ़ावस्था और एक वृद्धावस्था। नदी भी जवान होती है, फिर प्रौढ़ होती है, उसके बाद वृद्ध होती है, फिर नदी का अस्तित्व समुद्र में जाकर समाप्त होता है। तो इस प्रकार इस तीनों अवस्थाओं में अपर्दन और निक्षेपण अर्थात काट-छांट और जमा करने की क्रिया के द्वारा नदी के द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, इसकी एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थल रूप बनते हैं, उसके बारे में हम आप लोगों के साथ जब ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे तब चर्चा करेंगे। तो प्रमुख स्थलाकृतियाँ नदियों के द्वारा कौन कौन सी बनती है, इसको 2 भागों में हम लोग विभक्त करते हैं। पहला अपर्दनात्मक और दूसरा है निक्षेपात्मक। अपर्दनात्मक का मतलब काट छांट की प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन से बनते हैं, और दूसरा है निक्षेपात्मक, माने जमा करने की प्रक्रिया के द्वारा कौन कौन से बनते हैं। तो अपर्दनात्मक में हम लोग बात करें तो भी आकार की घाटी, दूसरा गॉर्ज और कैनियन, तीसरा है जलप्रपात। ये मुख्य है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थलाकृतियाँ होती हैं। निक्षेपात्मक में विसर्प और गोखुर झील और डेल्टा, इस 5 के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको इस चित्र के माध्यम से देने जा रहे हैं कि ये कैसे बनती है। सबसे पहले हम लोग आते हैं भी आकार की घाटी। हम लोगों को मालूम है कि नदियाँ जो है वो मुख्यतः पर्वतों से निकलती है, और पर्वतों पर चूंकि ढाल बिल्कुल तीव्र होती है। देखिए यहाँ पर पर्वत है, पर्वत से होकर जब आती है तो यहाँ पर ढाल जो है वो बिल्कुल तीव्र है, और ढाल जब तीव्र होती है तो नदी का पानी काफ़ी तेजी से बहता है, और जब पानी तेजी से बहता है तो नदियाँ चट्टानों को सीधा काटती हैं, और जब सीधा काटती हैं तो भी, अंग्रेजी का अक्षर जो भी है, उस आकार की घाटियाँ बनती है। इस तरह की घाटी को हम लोग भी आकार की घाटी कहते हैं, और इस प्रकार की घाटियाँ नदियों के युवावस्था में बनती है। इसके बाद
दूसरा जो प्रमुख स्थलाकृति है वो है गॉर्ज और कैनियन। गॉर्ज और कैनियन जो होता है वो भी महाखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं महाखंड। महाखंड का मतलब ये इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ नदियों की युवावस्था में बनती है, जहाँ पर नदियाँ पर्वतों से होकर बहती हैं और जहाँ पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया भी चलती रहती है, तो वहाँ पर नदियाँ अपने तेज बहाव के कारण बिल्कुल सीधी दीवारों की भांति चट्टानों को काटती है। सीधी दीवारों की भांति माने दोनों तरफ सीधी दीवारें पहाड़ों की चट्टानों की होती हैं और बीच से होकर नदी बहती है। इस प्रकार की आकृति को हम लोग गॉर्ज या कैनियन कहते हैं। गॉर्ज और कैनियन हमारे यहाँ, हमारे देश में ब्रह्मपुत्रा नदी पर बहुत बड़े बड़े गॉर्ज और कैनियन बने हुए हैं हिमालय पर्वत पर। इसके बाद तीसरी जो आकृति है वो है जलप्रपात। जलप्रपात तो आप लोगों को मालूम है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में वाटरफॉल भी बोलते हैं। आप लोगों ने झारखंड में दर्शनीय बहुत से वाटरफॉल, बहुत से जलप्रपातों में पर्यटन के लिए आप लोग वहाँ पर गए होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि ये जलप्रपात कैसे बनते हैं। जलप्रपात कैसे बनते हैं? मान लीजिए कि ये नदी के बहने का रास्ता है और नदी के बहने के रास्ते में दो प्रकार की चट्टानें आती हैं। एक प्रकार की चट्टान ये मुलायम चट्टान है और ये कठोर चट्टान है। नदियां जब इसके ऊपर से होकर बहती है तो मुलायम चट्टान को बड़ी आसानी से काट देती है, जबकि कठोर चट्टानें नदियों के द्वारा नहीं काटी जा सकती है। तो ये पानी जब कठोर चट्टान से होकर मुलायम चट्टान की ओर आता है तो मुलायम चट्टानें कट जाती है, तो ये पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। इसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। ये भी युवावस्था में बनने वाली एक आकृति है। और जलप्रपात हम लोग जानते हैं कि ये पर्यटन के बहुत अच्छे स्थल होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो इस प्रकार अपरदनात्मक आकृतियों में तीन प्रमुख आकृतियाँ हुई: भी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन और जलप्रपात। अब नदी पहाड़ों से उतरकर जब मैदानी अवस्था में पहुंचती है, मैदानी भागों में पहुंचती है, तो वहां पर उसको बोलते हैं लोग प्रौढ़ावस्था। वहां पर नदी के पानी की धार थोड़ी धीमी हो जाती है, तो वहां पर नदी के द्वारा काट छांट की क्रिया थोड़ी कम होती है और जमा करने की क्रिया धीरे धीरे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विसर्ग और गोखुर झील कैसे बनती है। जैसे ही नदियों का पानी का बहाव धीमा हो जाता है तो नदियां अपना रास्ता इस तरह से मोड़ती हैं। इस तरह से नदियां अपना रास्ता मोड़ती हैं और ये मुड़े हुए रास्ते को ही, ये जो रास्ता मुड़ गया, इसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इसको? विसर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक विसर्गी रास्ता नदियों को दिखाया गया है। आप भी किसी नदी के किनारे जब जाएंगे, मुख्यतः गंगा नदी या और उधर की जो मैदानी नदियां हैं, वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर नदियाँ अपना रास्ता इस तरह से मोड़ लेती है। इसको लोग विसर्ग कहते हैं। और जब ये मुड़ाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो धीरे धीरे ये मोड़ कट जाता है और नदी फिर से अपने पुराने रास्ते पर बहने लगती है और ये एक झील बन जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं गोखुर झील। इसको हम लोग कहते हैं, ये गोखुर झील आपको यहाँ पर दिखाई के दे रहा होगा, ये गोखुर झील है। गोखुर झील इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसका नाम गोखुर झील है। तो यह प्रौढ़ावस्था में बनने वाली एक आकृति है जो निक्षेपात्मक है, जो नदियों के द्वारा जमा करने से बनती है। इसके बाद एक अंत में हम लोग पढ़ेंगे निक्षेपात्मक आकृति, वो है डेल्टा। डेल्टा का नाम आप लोगों ने से जरूर सुना होगा। भारत में सुंदरवन का डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा है। नदी जब बिल्कुल समुद्र के करीब पहुंचती है तो वहां पर क्या होता है कि नदी के पानी की धार बिल्कुल धीमी हो जाती है और धीमी होने के कारण नदियां कई भागों में विभक्त हो जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से नदी यहाँ से आ रही है तो यहाँ पर पानी की धार बिल्कुल कम हो गई, तो ये नदियाँ जो है इस तरह से
कई भागों में यहाँ पर विभक्त हो जाती है और यहाँ से नदी इस तरह से त्रिभुज के आकार की आकृति में ये बहने लगती है और यहाँ पर समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो समुद्र के किनारे नदियाँ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर त्रिभुजाकार आकृति बनती है। इस त्रिभुजाकार आकृति को हम लोग डेल्टा कहते हैं। डेल्टा जो होता है वो एक ग्रीक अक्षर है, उस अक्षर को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। जैसे अंग्रेजी में हम लोग ABCD लिखते हैं, उसी प्रकार ग्रीक में डेल्टा एक अक्षर का नाम है। वो डेल्टा इस तरह से लिखाता है और चूंकि इसकी आकृति बिल्कुल त्रिभुज की तरह होती है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज की तरह इसकी आकृति है, इसलिए इसको हम लोग डेल्टा का नाम देते हैं। आइए अब हम लोग कुछ जानकारी प्राप्त करें। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन, जो कैनियन हम लोगों ने पढ़ा, ये ग्रैंड कैनियन है जो कि कोलोराडो नदी पर बना है और वो अमेरिका में है। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है और ये भी दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का ये सुंदरवन का डेल्टा है जो कि भारत में है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर जहाँ पर समुद्र से मिलती है वहाँ पर ये बना है। तो इस प्रकार हम लोगों ने नदियों के कार्य देखे, नदियों की अवस्थाएं देखी और नदियों के द्वारा कौन कौन से स्थल रूपों का विकास होता है, इसके बारे में हमने आपके साथ एक चर्चा की। अपनी पाठ्य पुस्तक को खोल करके इस वीडियो के साथ देखते हुए पूरी पुस्तक को बढ़िया से पढ़ें और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। अगले कक्षा में हम लोग फिर से एक नई चर्चा के साथ आपके साथ शामिल होंगे। धन्यवाद।